जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सागर पे। हमने लास्ट वीडियो में पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सब टॉपिक था परंपरागत पंचायत तथा ब्रिटिश काल की पंचायत। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम पिछले वीडियो के रिवीजन को देख लेते हैं। एक बार क्या पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए, तो हम लोगों ने पंचायती राज सिस्टम में जो परंपरागत पंचायतें थी उनके बारे में देखा था। वैदिक युग से हमने शुरू किया था, क्योंकि वैदिक युग से पहले की जो भी साक्ष्य हैं उनको ना पढ़ा नहीं जा सकता और ना ही लिखा गया है। कुछ जगहों में जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं उनको तो लिखा ही नहीं गया है, वो सिंबलाइज किए गए हैं। तो वैदिक युग से जो साक्ष्य मिलते हैं उनको पढ़ा भी जाया जा सकता है। और फिर वैदिक काल से शुरू करते हैं। वैदिक काल में हमने एक कीर्तन पढ़ा था, पंचायतन, जिसमें 5 लोगों का समूह होता था और एक व्यक्ति इसमें आध्यात्मिक हुआ करता था और बाकी लोग इसके सपोर्ट में हुआ करते थे। वैदिक युग के बाद हमारा जो काल था वो ऋग्वैदिक काल था, या वैदिक काल कहते थे। वैदिक युग में ही ऋग्वेद काल में आया था। उसमें ऋग्वेद में 3 चीज़ें बताई गई थी, जो सभा, समिति और विदत था। विदत, इन तीनों का वर्णन किया गया था। आइए इनमें तीनों को बारी बारी से जान लेते हैं कि क्या सभा क्या था, विदत क्या था और समिति क्या था। तो सभा, सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि इसको कितने बार इसका वर्णन किया गया है। सभा शब्द का वर्णन 21 बार किया गया है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में 3 बार और सामवेद में 2 बार और अथर्ववेद जो कि सबसे नया है उसमें 1 बार। तो ये इसका वर्णन हो गया। अब आइए देख लेते हैं कि ये होता क्या है। पहले तो इसका जो सभा का प्रमुख होता था उसको सभापति कहते थे। और इसमें क्या करते थे कि इसमें जो होता था, पशुपालन, दान प्रतिग्रह, संगीत, नृत्य, मंत्र तंत्र, कलश, मुकदमे और बाकी सब चीज़ें जो लोगों के हुआ करते थे उनका समाधान ये सभा करती थी। सभा क्या है कि सेलेक्टेड लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था। सेलेक्टेड लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, छोटा सा ग्रुप होता था, और ये सलाह देती थी राजा को और उनकी सहायता करती थी प्रशासन को चलाने में। तो ये इतना सभा हो गया। और सभा में एक चीज़ और है कि कुछ महिलाएं भी इसमें इन्वॉल्व हुआ करती थी, जिनको सभावती कहते थे, सभावती। लेकिन जो मेनली इन सभाओं के प्रमुख हुआ करते थे वो पुरुष प्रधान हुआ करते थे, इसलिए इसको महिला ओरिएंटेड नहीं कह सकते कि महिलाएं इसमें भाग बस लेती थी। इसमें हेड जो करते थे पुरुष ही करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। सभा के बाद समिति को देखते हैं कि समिति में क्या हुआ होता था। तो समिति में जो था, समिति का पहले देख लेते हैं इसका वर्णन कितने बार है। तो ऋग्वेद में 7 बार है और यजुर्वेद और सामवेद में 1-1 बार है और अथर्ववेद में इसका वर्णन 2 बार किया गया है। इस चीज़ को मैंने एक पुराने वेबसाइट पे, मतलब जो हिस्ट्री का वेबसाइट था उस पे देखा था, तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जो मेनली लीड करने वाले होते थे वो पुरोहित होते थे, यानी कि जो पंडित होते थे वो इसको लीड करते थे। इसको जो लीड करता था, जो इसका अध्यक्ष होता था, उसको ईशान कहते थे, जिसका मतलब श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता है, ईशान का मतलब श्रेष्ठ। तो इसका लीड मतलब इसका अध्यक्षता पुरोहित करते थे और इन्हें ईशान कहा जाता था। फिर इसका काम क्या होता था, ये धर्म के बारे में, कि धर्म को कैसे करें, प्रार्थना कैसे करना है, स्तुति कैसे करना है, और
और भी इम्पोर्टेंट निर्णय लेते थे, जैसे कि समुदाय का हित कैसे होगा, प्रकृति का पूजन कैसे होगा, मनुष्यों के बीच में प्रेम कैसे होगा, इसके बारे में ये समिति डिसाइड करती थी। आइए अब आगे देख लेते हैं विदत के बारे में। विदत में क्या होता था? विदत का वर्णन सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में है 70 बार, 16 बार इसका यजुर्वेद में, सामवेद में 5 बार और अथर्ववेद में 4 बार है। तो इसका कितनी बार वर्णन किया गया है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका ये क्या होता था, ये सबसे सर्वोच्च संस्था होती थी, क्योंकि ये क्या करती थी, वॉर को देखती थी। उस टाइम के वॉर जो होते थे, जो बाहरी आक्रमण होते थे, वो लौकिक हो, मतलब जिसको आप प्रत्यक्ष देख सकते या पारलौकिक हो, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम किस टाइप का युद्ध हुआ करता था। युद्ध कार्य में सक्रिय होते थे और इसमें सभी जाति, इसमें कोई पुरोहित या पंडित ही नहीं, सारे जातियों का इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था, सारी जातियाँ इसमें भाग लेती थी। इसका काम, ये रेगुलेटरी बॉडी था, मतलब एक नियम बनाता था कि हमको ऐसे चलना है। और इसका हेड जो होता था वो प्रजापति होता था। ठीक है, तो हमने वैदिक युग का देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महाकाव्य युग में क्या था। तो महाकाव्य युग में मेनली दो हैं महाकाव्य, हमारा रामायण और महाभारत। तो पहले रामायण के बारे में देख लेते हैं। रामायण में जो प्रशासन था 2 पार्ट में था। उसमें एक था पुर, एक था पुर और एक था जनपद। तो जनपद हमारे ग्राम को दिखाता था और पुर जो होता था नगर को दिखाता था। तो और रामायण में एक चीज़ और होता था, जाति पंचायत हुआ करती थी। प्रत्येक जाति से एक आदमी नियुक्त होके मंत्रिपरिषद में भाग लिया करता था, प्रत्येक एवरी सारे जातियों से। फिर ये मंत्रिपरिषद में हिस्सा लेते थे और अपन उस जाति का प्रतिनिधित्व करते थे। फिर महाभारत का जो का महाकाव्य है, महाभारत में इसमें ग्राम, उसके बाद एक ग्राम का जो अध्यक्ष होता था उसको ग्रामिक कहते थे। फिर ऐसे ही 10 ग्रामों का समूह होता था, फिर 20 ग्रामों का समूह होता था, फिर 100 गांव या ग्रामों का समूह होता था, फिर 1000 ग्रामों का समूह होता था। तो ग्राम के जो अध्यक्ष होते थे उनको तो ग्रामिक कहते थे। ऐसे ही 10 ग्राम के जो अध्यक्ष होते थे उनको दसप कहते थे, दसप। वैसे ही जो 20 ग्राम के होते थे अध्यक्ष, उनको विषप अधिपति कहते थे, विषप अधिपति। और जो 100 ग्राम के अध्यक्ष होते थे उसको ग्राम अध्यक्ष कहते, सतग्राम अध्यक्ष कहते थे। और 1000 जो ग्राम के अध्यक्ष होते थे उनको सतग्राम पति कहते थे। ये चारों टर्म हैं, इनको आपको देखना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और ये आप इससे ये समझ सकते थे कि जैसे ग्राम आज के गांव के बराबर था, 10 गांवों का समूह आप ब्लॉक को कह सकते हैं, 20 गांव का समूह आप तहसील को कह सकते हैं। ऐसे ही आप जो 100 ग्राम थे उसको एक जिला या जनपद कह सकते हैं, और जो 1000 गांव का समूह था उसको आप एक स्टेट कह सकते हैं, तो या मंडल कह सकते हैं। तो इस टाइप का उस टाइम भी एक प्रशासन का लेयर हुआ करता था। अब इसके बाद पिछले वीडियो में मैंने बौद्ध काल के बारे में चर्चा नहीं किया था, तो आइए बौद्ध काल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध काल में ग्राम
पंचायतों को ग्राम सभा कहते थे। बौद्ध काल में ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा कहते थे, ग्राम सभा। और जो इसका शासक हुआ करता था, जो इसका शासक हुआ करता था, उसको ग्राम योजक कहते थे, ग्राम योजक। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ग्राम शासक को ग्राम योजक कहते थे और ये ग्रामीणों के द्वारा चुना जाता था। इतना ही ज़्यादा उल्लेख नहीं है इसके बारे में। फिर इसके बाद हमारा प्राचीन काल, जिसमें अथर्ववेद वगैरह है, जिसमें मौर्य काल आ जाता है, उस टाइम का चर्चा है। तो उस टाइम में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन था, उसको संस्था नाम से जाना जाता था। और संस्था थी मौर्य काल में, और संस्था जो थी उसका जो प्रमुख होता था वो संस्था प्रमुख कहलाता था। और ये संस्था प्रमुख अकेले नहीं, इसके साथ 12 मेंबर और हुआ करते थे, जिनको संस्था प्रतिनिधि कहते थे। इसमें संस्था प्रतिनिधि में राजा भी हुआ करते थे इसमें शामिल। राजा को उस टाइम में महीप कहा जाता है, महीप, राजा को महीप कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें मौर्य काल में नगर को पुर कहा जाता था, और पुर का प्रमुख होता था और पुर के प्रतिनिधि होते थे। ये पुर का जो प्रमुख होता था वो राजा का सलाहकार होता था, और यही पुर का सब कुछ को देखता था। पुर का आप कह सकते हैं उस टाइम में 3 पुर हुआ करते थे, जो समुद्री एरिया, एक पूरा एरिया हुआ करता था। जैसे समुद्र का एरिया है तो समुद्रपुर, लैंड एरिया है तो लैंड का पुर, ऐसे एक पूरा एरिया होता था। और इसका प्रमुख होता था जो कि राजा का सलाहकार या प्रतिनिधि हुआ करता था। इसके बाद फिर यहाँ पे ग्राम का भी चर्चा है। तो गांव को यहाँ पे ग्राम कहा जाता था, गांव को ग्राम कहा जाता था। और गांव का जो सभा हुआ करता था वो उसको ग्राम सभा कहा जाता था। और ग्राम सभा के पास ही शक्ति था, ग्राम के सभा के पास ही शक्ति था कि वो टैक्स का कलेक्शन करता था। और ग्राम पे बाकी जो भी चीज़ें हुआ करती थी लोकल में, मवेशियों का और बाकी चीज़ें, नालों का, सड़कों का, ये सब चीज़ों का व्यवस्था ग्राम सभा ही करती थी। अच्छा, यहाँ पे गांव के मुखिया को बिसाती कहते थे। और ये गांव के जो मुखिया होते थे इनको सभी राजा नियुक्त करता था। कुछ इतिहास के टेक्स्ट में बिम्बिसार की सभा में 80,000 शतग्राम अधिपति का मेंशन भी किया गया है कि बिम्बिसार के सभा में 80,000 शतग्राम अधिपति आए थे। तो शतग्राम अधिपति क्या थे कि जो मौर्य काल में 100 गांवों का एक समूह बनाया जाता था। ग्राम के ऊपर 100 गांवों का जो समूह था, 100 ग्रामों का समूह, उसके प्रमुख को शतग्राम अधिपति कहते थे, शतग्राम अधिपति। और उन्हीं के 100 लोगों के 80,000 शतग्राम अधिपति का वर्णन है बिम्बिसार के एक सम्मेलन में। इसके बाद मौर्य काल के बाद आगे बढ़ते हैं तो गुप्त काल आता है। गुप्त काल में जिला को ग्रामों में विभाजित किया गया है, और इसके जो ग्राम के अध्यक्ष होते थे उनको ग्रामिक या ग्रामपति कहते थे। ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामिक या ग्रामपति कहते थे। और गुप्त काल में एक और चीज़ है कि इसमें जो बाकी चीज़ें वैसी ही थी जैसे कि हमारे मौर्य काल में थी, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड किया गया था कि इसमें जो चल अचल संपत्ति है, जैसे गांव का दान दे देना या फिर अपने अचल संपत्ति ज़मीन को बेचना, इसके लिए आपको ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये एक चीज़ अलग था ग्राम
ग्राम के बारे में, ग्राम सभा के बारे में, जो कि गुप्त काल में हुआ करता था। ग्राम पंचायतों का काम क्या था? कर वसूली करना, सुरक्षा प्रदान करना, सिंचाई करना और बाकी सब चीज़ें जो लोकल लेवल पे होनी चाहिए थी वो ग्राम सभा पंचायतें करती थी, ग्राम सभा के द्वारा कराया जाता था। और शाही अधिकारी आते थे जो डायरेक्ट राजा के प्रतिनिधि होते थे, वो अपना फरमान सुनाते थे और उसी के अकॉर्डिंग ग्राम सभा काम करती थी। तो यहाँ तक हमारा जो प्राचीन काल है वो समाप्त होता है और इसके बाद हमारा मध्यकाल शुरू होगा। तो आइए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और मैंने कल का कंटेंट से ज़्यादा आज आपके रिवीजन में फिर से उस कंटेंट को ऐड करते हुए एक पूरा ही फुल फ्लेज्ड कंटेंट आपको दिया है, जिससे ये टॉपिक पूरा ही कवर हो जाएगा और आप इस कंटेंट को पढ़ने के बाद कहीं पे भी देख सकते हैं। इससे ज़्यादा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन काल के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि गुप्त काल और मौर्य काल में क्या चीज़ें थी। अब हम मध्यकाल पे बढ़ते थे। मध्यकाल में क्या है कि मध्यकाल में मेनली दिल्ली सल्तनत या मुग़ल काल को आप कह सकते हैं कि मुग़ल काल या दिल्ली सल्तनत थी। तो इन लोगों के टाइम में क्या हुआ कि प्रशासन को 3 हिस्सों में बांटा गया। जो प्रशासन करते थे आज के टाइम में पुलिस प्लस जो आपके एसडीएम वगैरह हैं, उनको ऐड करके आप कह सकते हैं कि ये पुलिस, ये प्रशासन करते थे। तो ये इनको क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था। राजस्व संग्रह के लिए पटवारी होता था, जो कि आज भी है, लेकिन वो मतलब राजस्व कलेक्शन, हाँ राजस्व कलेक्शन भी करता है, कुछ पटवारी फील्ड वर्क भी करते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी होते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट से भी होते हैं। और फिर तीसरा जो जुडिशरी आज के टाइम में हो सकता है न्यायालय कह सकते हैं। उस टाइम के न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? चौधरी हुआ करते थे। तो ये 3 की वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है। मध्यकाल में प्रशासन के लिए मुकद्दम हुआ करते थे, जो प्रशासन करते थे, राजस्व संग्रह पटवारी करते थे, और जो आपका पंच की मदद से विवादों को निपटारा करते थे उनको चौधरी कहा जाता था। मध्यकाल में क्या हुआ कि हमारे जो जमींदारी व्यवस्था को ज़्यादा ही तवज्जो दिया गया। जमींदारी व्यवस्था को ज़्यादा तवज्जो देने की वजह से क्या हुआ कि मुग़ल काल के शासन में जातिवाद और सामंतवाद। अब जमींदारी जो ज़मींदार होगा, जिसके पास ज़्यादा धन इकट्ठा होगा, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझेगा, और जिसके वजह से जो हमारी ग्राम पंचायतों का बेसिक स्ट्रक्चर था वो ख़राब हो गया और लगभग नष्ट ही हो गया मुग़ल काल के दौरान। क्योंकि मुग़लों का एक मेन मोटो ये था कि वो नगर पे ज़्यादा ध्यान देते थे, वो नगर बनाना चाहते थे, ना कि किसी ग्राम का डेवलपमेंट करना चाहते थे। आप देख सकते हैं दिल्ली का डेवलपमेंट दिल्ली सल्तनत द्वारा कराया गया। आगरा का निर्माण कराया गया। आगरा कोई ग्राम नहीं था। आगरा 1504 में सिकंदर लोधी ने किया, या फिर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया अकबर ने। मतलब ये कोई ग्राम का निर्माण नहीं करवाते थे, ये एक शहरों का डेवलपमेंट करवाना चाहते थे। इसलिए यहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन था या ग्राम पंचायतों का शासन था, वो पूरा ही चरमरा गया और लगभग समाप्त हो गया था। तो मध्यकाल के बाद ग्राम पंचायतों का अस्तित्व लगभग ख़त्म ही हो गया था। हालांकि जो हमारे मराठा सम्राट थे, शिवाजी और संभाजी, ये इन लोगों ने ग्राम पंचायतों को जारी रखा था, ग्राम पंचायतों को स्वशासन को जारी रखा था। तो मध्यकाल में आप देख सकते हैं कि नगर पे ज़्यादा ध्यान देने की वजह से, जातिवाद बढ़ने से, सामंतवाद शासन बढ़ने से गांव में स्थानीय स्वशासन को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। ये की पॉइंट है। और आप ऋग्वेद के बाद आप देख सकते हैं ना तो क्या कहते हैं, प्राचीन काल में
जबकि हमारा मौर्य साम्राज्य था या गुप्त वंश के लोग थे। इन दोनों के टाइम में भी कोई स्त्री का वर्णन नहीं है, कोई महिला लीड करने वाली है ऐसा कोई वर्णन नहीं है। और ना ही मध्यकाल में, हालांकि मध्यकाल में तो कोई स्त्रियों का वो वैल्यू नहीं था। तो ना तो मध्यकाल में ना तो प्राचीन काल में स्त्रियों का उल्लेख नहीं है जो ग्रामीण के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ के प्रमुख का दायित्व निभाती हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मध्यकाल से, और हम अब इंटर करेंगे आप ब्रिटिश काल में। अब ब्रिटिश काल के शासन में आप जानते हैं कि मध्यकाल के बाद 1857 की क्रांति तक 1857 की क्रांति तक ब्रिटिशर आराम से काम करते रहे, पैसा लूटते रहें और भारत को खोखला करते रहें। तो 1857 की क्रांति के बाद जो इनके पास फाइनेंशियल पैसे हुआ करते थे वो बहुत ही सीमित हो गए, और लूटपाट के वजह से और इनको काफ़ी फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ था 1857 में। लगभग ये कुछ दिन और मतलब एकजुट होके अगर ये लड़ाई 1857 की क्रांति होती, क्योंकि बाकी वो जितने भी राजा थे वो अपने अपने मोटो के लिए लड़ रहे थे, इसलिए ये सफल नहीं हो पाया। अगर ये एक सामूहिक ढंग से अपना निजी इंटरेस्ट छोड़ के अगर सब सामूहिक लड़ते तो शायद 1857 में ही भारत आज़ाद हो जाता। तो 1857 के क्रांति के बाद जो फाइनेंशियल बोझ आया था उसके वजह से ब्रिटिश क्राउन बार बार ये रिजोल्यूशन ला रही थी कि जो भी हो सके तो वहाँ से फाइनेंशियल तरीके से हमारे जो सैनिक हैं उनको मेंटेन किया जाए। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आइए देख लेते हैं इसमें ग्राम पंचायतों का क्या हाल था। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमज़ोर हो गए। 1857 में प्रसिद्ध मेयो ने 1870 में एक प्रस्ताव ले आया था। स्थानीय संस्थाओं की शक्ति और जिम्मेदारियों को बढ़ाकर उनके विकास को गति दी। 1857 में शहरों की नगर पालिकाओं में निर्वाचन प्रतिनिधियों का अवधारणा शुरू की गई। तो ये जो नगर पालिकाओं में निर्वाचन का अवधारणा है वो 1870 के मेयो रिजोल्यूशन के बाद स्टार्ट किया गया। ये नगर कौन से हैं? ये नगर जैसे कि मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, जहाँ पे ब्रिटिशर्स के राज थे, जो ब्रिटिशर्स जहाँ पे राज करते थे, जहाँ पे वो खुद कॉलोनी बना के रहने लगे थे, उन जगहों पे निर्वाचन का इन लोगों ने नगरीय निर्वाचन का एक प्रावधान शुरू किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त को काफ़ी तनाव में डाल दिया था, और स्थानीय कराधान से जो भी हमारा टैक्स यहाँ से कलेक्ट करते थे उससे स्थानीय सेवा को वित्त पोषित करना आवश्यक पाया गया। जो लोगों को मतलब यहाँ से जो टैक्स कलेक्ट करते थे, यहीं के लोगों को जो स्थानीय लोग वर्क करते थे उन पे देने का इन पे बोझ पड़ रहा था, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे चुनाव कराने के लिए एक वो सोचा था। इसलिए राजकोषीय बाध्यता के कारण ही विकेंद्रीकरण किया गया। अब स्थानीय स्वशासन में 1882 आता है। 1870 के बाद लॉर्ड रिपन ने लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया था इंडिया के इस समय। तो इस लॉर्ड रिपन का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो होप करता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।